यस, आज बात कर रहे हैं इन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग पर। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, इस चैप्टर का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी है और एनिमल ब्रीडिंग में भी इसका स्कोप है। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, पहले इनका मतलब समझ लीजिए, फिर इनके एप्लीकेशन पर चलेंगे और इनके जेनेटिक एस्पेक्ट को भी डील करेंगे। तो बात कर रहे हैं कि इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। इन ब्रीडिंग, सबसे पहले इसको कहते हैं कि द क्रॉस बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स even between the offsprings of the same parent. The cross between the close relatives, even the offsprings of the same parent, also known as brother sister mating. In plants and non-human populations. The cross between the close relatives, even between the offsprings of the same parent. जैसे F1 हाइब्रिड्स जो होते हैं उनकी सेल्फिंग आप करा दीजिए तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको इनब्रीडिंग कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रदर सिस्टर मेटिंग। मैंने अभी आपको बताया कि बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। अब आपको पता है कि ये प्लांट्स में पॉसिबल है। प्लांट्स में क्या होता है कि ज़्यादातर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बनते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फिंग संभव है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यह बात नॉन ह्यूमन पॉपुलेशन में भी पॉसिबल है, जिनको हम नेचुरल पॉपुलेशंस कहते हैं, उनमें भी होता है, बट इट इज़ नॉट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों का महत्व है और कस्टम होता है, मैरिज कस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग अलग परिवारों के होते हैं, दूरस्थ परिवार के होते हैं, डिस्टेंट फैमिलीज के होते हैं, जिनका कॉमन पेरेंटेज नहीं होता। परंतु जब हम एनिमल पॉपुलेशन की बात करते हैं, जानवरों में रिश्तों का सेंस नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है कि रैंडम मेटिंग होती है। इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम बात करें, प्लांट्स में, इन प्लांट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स may show the selfing। देखिए अब आ रहे हैं ये लोग, कहाँ बैठेंगे, खोल दो भैया राकेश, देखो उधर स्टूल बचे हैं, थोड़ा पहले आया करो आप लोग। एक बालक को इधर आ जाओ, श्रवण कुमार इधर आ जाओ, एक स्टूल ले जाओ, ये ले जाओ इधर से, यहाँ बैठ लो, इसको ले जाओ, हमारी वीडियो में भी ये सब आने लगा। थोड़ा पहले आया करो, नहीं तो एंट्री नहीं देंगे हम। बैठाने की समस्या हो जाती है ना, सीट कम पड़ जाती है। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर बैठो, खींचो नहीं उसको ज़्यादा,
कह रहे प्लांट्स में कह रहे हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स इनमें पाए जाते हैं। दे मे शो द सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, आप लिख सकते हैं यहां पर, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, मे शो द सेल्फ पॉलिनेशन, नॉट इसेंशियली, मे शो द सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का यह मतलब नहीं है कि सेल्फिंग सभी केसेज में हो ही जाएगी। इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, बहुत मस्त चैप्टर है और इसका एप्लीकेशन भी हम देखेंगे कि ह्यूमन काइंड के लिए, मानव के लिए इसका लाभ क्या है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन आप समझ गए हैं, लिखना नहीं है, गेट द फोटोग्राफ ऑफ दिस, क्योंकि मिटाने जा रहे हैं इसको, जल्दी कर लीजिए, ठीक है। सारी लाइनें जो हमने लिखा है इसका मतलब आप समझ गए। तो कह रहे हैं कि क्रॉस बिटवीन द रिलेटिव पेरेंट्स, जैसे अभी आप बात करें कि ये पेरेंटल जनरेशन है, सपोज दैट ये पेरेंट्स हैं, मटर के पौधे का आपने लंबाई का जीन लिया है, तो पेरेंट्स में मेल ये है और फीमेल ये है, इधर से आपने पोलन लिया है और इधर से आपने एग लिया है, इसका कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, तो गैमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, F1 हाइब्रिड मिलेगा। हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज F1 हाइब्रिड। आप कह रहे हैं कि इससे जो बीज है, इनसे जो बीज बनेगा उसको खेत में बो दें। अब जो प्लांट इससे पैदा होगा, इस प्लांट के एक ही फ्लावर में अगर क्रॉस हो रहा है तो वो इसी टाइप का है, नहीं समझ में आया भाई। एक बीज ये है, अरे संतान है तो ये बीज ही तो बनेगा, और दूसरा ये है। अब अगर इसको बो दिया जाए तो जो जीनोटाइप इसका वही इसका है, तो एक ही पौधे में, एक ही फ्लावर में क्या होगा, जीनोटाइप पोलन ग्रेन का भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, पोलन मदर सेल का। आप जानते हैं ना कि कैसे होता है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो स्टेमेन होते हैं उसको हम मेल कैंडिडेट मान लेते हैं, और जो पिस्टिल है उसको हम फीमेल मानते हैं, एक ही प्लांट के अंदर। तो एक ही बीज से, इस बीज को अगर खेत में बो दिया जाए तो एक नया प्लांट हम बो देते हैं खेत में। अब इससे एक प्लांट डेवलप हो गया। यहां पर ये मटर की पत्ती है, इस तरह की लीव्स होती हैं ये, और इनमें फ्लावर्स लग रहे हैं। अब ये जो फ्लावर्स लग रहे हैं इनमें मान लो कि ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल है, और यहीं से क्या निकल रहा है, ये स्टेमेन निकल रहा है, ये है मान लो। तो अब इनसे फर्टिलाइजेशन हो तो इस शाखा में कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और पिस्टिल भी कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही चीज हम यहां पर दिखा रहे हैं कि एक बीज को अगर हम बो दें तो एक पौधा बनेगा, इस पौधे में पिस्टिल ये है और एंथर ये है, तो इनसे जो पोलन ग्रेन बनेगा तो उसके लिए जीनोटाइप यही तो है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, आपको पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसी प्रकार से इनसे जब गैमीट बनेगा तो कैसा बनेगा, तो कह रहे हैं कि साहब कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट बनेगा, तो इनके संतान है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यही तो मिल रहा था ना रेशियो, तो 3 और 1 का रेशियो मिल रहा है, ठीक है। ये हमने क्रॉस कराया, ये तो पढ़ा है ना आपने, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने आपको समझाया था। मटर के पौधे को इसलिए दिखा रहे हैं कि हम सेल्फिंग दिखा रहे हैं आपको। एक ही प्लांट में ये फूल लगा है जिसमें स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है। स्टेमेन से पोलन ग्रेन बनेगा, तो पोलन ग्रेन के लिए मेल हम इसको मान रहे हैं, फीमेल इसको मान ले रहे हैं। तो यहां से जो गैमीट बिने क्रॉस करा दिया तो इसी को सेल्फिंग कहा जाएगा, यानी कि जो F1 हाइब्रिड्स होते हैं इन्हीं के मेल और फीमेल गैमीट ले लिए गए। कायदे से तो एक ही माँ बाप की संतान है ये। यहां से देखिए, ये इनके पिता, ये माँ, और इनसे ये संतानें बनी हैं। तो अगर इसका हम मेल ले रहे हैं और इसका फीमेल, तो ये ब्रदर हुआ, ये सिस्टर हुआ। तो इस मेटिंग को हमने क्या बोला, ब्रदर सिस्टर मेटिंग। तो ये प्लांट्स में पॉसिबल है, द क्रॉस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट। इट इज द एक्सट्रीम केस ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब द क्रॉस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, इवन द ब्रदर सिस्टर मेटिंग, जो कि प्लांट्स में यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग के केस में आप देख पा रहे हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अब इस इनब्रीडिंग का आउटकम क्या होता है, इसका आउटकम यह है कि 50% संतानें कैसी हैं, हाइब्रिड हैं, 25% ये होमोजाइगस हैं, ये भी 25% होमोजाइगस है। तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर दो हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराते हैं
तो यहां तो संतानें 100% हाइब्रिड हैं, कैसी हैं? 100% हाइब्रिड है, F1 है। और अगली पीढ़ी में 50% हाइब्रिड करेक्टर रेड्यूस हो गया। क्यों रेड्यूस हुआ? इट कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, क्योंकि इससे जो हाइब्रिड करेक्टर होता है वो घट रहा है। 4 संतानों में से हाइब्रिड केवल 2 में है, इसका मतलब कि 50% केस में हाइब्रिडाइजेशन सफल नहीं है। वहां पर क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। सफल की बात नहीं करेंगे, हुआ ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, एक प्योर इसके लिए है, दूसरा इसके लिए प्योर है। इन्हीं को हम प्योर लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसमें 50% तो हाइब्रिड्स हैं और रेस्ट 50% में से 25% अपने एक पेरेंट के लिए प्योर हैं और 25% अपने दूसरे पेरेंट के लिए क्या हैं? प्योर हैं। तो इन्हीं को हम प्योर लाइन्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। और हमेशा ध्यान रहे कि प्योर लाइन जो होता है वो मास सिलेक्शन से पैदा होता है। ये मास सिलेक्शन क्या होता है हम इस पर भी चर्चा करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। फिर भी यहां तक में कोई डाउट आपको है? नहीं। तो ये कह रहे हैं कि साहब हमने सेल्फिंग किया है, तो सेल्फिंग करने से प्रत्येक जनरेशन में हाइब्रिड करेक्टर का 50% का नुकसान हो जाता है। ठीक। अब आप कहेंगे कि इस हाइब्रिड के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो वहां जाने के पहले कुछ बातें और जान लें कि इन ब्रीडिंग जो होता है, दिस प्रमोट्स द होमोजाइगस करेक्टर इन कॉमन। होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है। तो इस बात को आप लिख लेंगे कि इन ब्रीडिंग प्रमोट्स होमोजाइगोसिटी। इन ब्रीडिंग किस चीज को प्रमोट कर रहा? होमोजाइगस करेक्टर को प्रमोट कर रहा। इन ब्रीडिंग promotes the homozygosity। इस चीज को ये प्रमोट करता है। लिख लिया? किसको दे रहा है? होमोजाइगोसिटी को प्रमोट कर रहा है। अब इसमें होमोजाइगस में 2 हैं। एक होता है होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होता है होमोजाइगस रेसेसिव होता है। दिक्कत यहां पर सबसे ज्यादा है एक केस में। होमोजाइगस डोमिनेंट तो हो सकता है, मे बी सुपीरियर, इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, may be superior in quality and quantity, but this always inferior in quality and quantity। इन ब्रीडिंग के रिजल्ट जो संतानें होती हैं वो करेक्टर में इंफीरियर होती हैं, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। यानी कि मटर की बात अगर हम करें तो पैदावार भी कम हो जाएगी और दाने का जो क्वालिटी है, उसकी सीड की जो क्वालिटी है वो भी घट जाएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन बन जाए कि जो पॉपुलेशन से इनके विलुप्त होने का कारण बने, क्योंकि ये जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन होती है, यू हैव सीन द केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। इन केस ऑफ हीमोफीलिया इट बिकेम लीथल इन गर्ल्स। अगर हीमोफिलिक जीन रेसेसिव कंडीशन में और होमोजाइगस फॉर्म में आता है तो मैंने आपको बताया था कि ये उस लड़की के लिए लेथल है और
उसका सर्वाइवल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हीमोफिलिक लड़की सर्वाइव नहीं करती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये किस कारण से हुआ? होमोजाइगस कैरेक्टर। एक बार कलर ब्लाइंडनेस को, उसको हीमोफिलिया को एक बार देखिए। हीमोफिलिया में क्या बताया था? हैं? दोनों रेसेसिव एक्स जो है वो मिल गए थे आपस में, यही तो हुआ था। देखिए लड़का है ये, दोनों हाइब्रिड हैं, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड किस मामले में है? दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। एक ही क्रोमोसोम यहां पर क्या है? डिफेक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ, इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ, इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ और इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ। अब ये नॉर्मल है, ये कैसा है? ये नॉर्मल बॉय है, जिंदा रहेगा। ये हीमोफिलिक है लेकिन ये भी सर्वाइव करेगा। ये कैरियर है, ये भी सर्वाइव करेगी, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो ये सर्वाइव नहीं करेगी। यहां क्या है? क्योंकि आपने इनब्रीडिंग कराया है, इनब्रीडिंग हाइब्रिड्स, एक ही माता पिता की दो संतानों के बीच में आपने क्रॉस करा दिया सपोज दैट। तो यहां पर हम ये केवल आपको ये देखना है कि होमोजाइगस कंडीशन क्या करने जा रही है। तो ये और ये जब मिल जाएंगे तो कंडीशन कैसी है? ये होमोजाइगस कंडीशन है। और अभी हमने आपको बताया है कि जो होमोजाइगस कंडीशन है ये कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है, जैसे कि हीमोफीलिया के केस में आप देख रहे हैं। तो ये संतान सर्वाइव करेगी, इसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन उस ऑर्गेनिज्म के इस दुनिया से जाने का कारण बन सकती है। इसीलिए इसका इफेक्ट डिलेटरियस होता है, डिलीट कर देगा किस चीज को? उस ऑर्गेनिज्म को ही पॉपुलेशन से डिलीट कर देगा, हटा देगा, मर जाएगा। ये बात समझ गए? तो अगर म्यूटेशंस, अब देखिए म्यूटेशन की क्या कंडीशन होती है कि म्यूटेशंस जो होते हैं वो सामान्य तौर पर वो जो रेसेसिव एलील होता है उसको हिट करते हैं। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन का प्रभाव, अगर नेचुरल म्यूटेशन ऑटोनॉमस हो रहा है, साइमल्टेनियस म्यूटेशन हो रहा है और स्पॉन्टेनियस है, मींस यू आर नॉट डूइंग फॉर दिस, मनुष्य के द्वारा इंड्यूस्ड म्यूटेशन नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई म्यूटेशन करेंगे तो अपने लाभ के लिए करेंगे। हम ये थोड़ी चाहेंगे कि कोई डिफेक्टिव जीन पैदा हो जाए जिसका असर गलत पड़े हमारी पॉपुलेशन पर। तो हम तो ये चाहेंगे कि लाभदायक एलील पैदा हो म्यूटेशन से। लेकिन अगर म्यूटेशन अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, स्वतः से हो रहा है, तो ये लाभकारी कभी नहीं होता। म्यूटेशंस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर रेयरली बेनिफिशियल, मोस्टली दे आर हार्मफुल। दूसरी बात, ये जो म्यूटेशंस होते हैं दीज हिट ऑलवेज द रेसेसिव एलील, जो कमजोर है उसी को नष्ट करते हैं। ये इफेक्ट उसी पर होता है। तो सामान्य तौर पर म्यूटेशन रेसेसिव एलील को हिट करता है, और अगर यह रेसेसिव एलील इन ब्रीडिंग के कारण साथ में आ गए और होमोजाइगस कंडीशन को प्रमोट कर दिया, हेट्रोजाइगस में है तो म्यूटेशन का इफेक्ट फिनोटाइपिकली आपको नहीं दिखेगा। द इंडिविजुअल इज कैरिंग दैट जीन विदाउट नो इफेक्ट इन पॉपुलेशन। कब? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। बट एज सुन एज दीज कम इन होमोजाइगस कंडीशन, दिस कंडीशन में बी लीथल एंड मे कॉज द डिसअपियरेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पॉपुलेशन, राइट। इसीलिए कहते हैं कि अगर म्यूटेशन हुआ है रेसेसिव एलील में और इनब्रीडिंग भी हो गई तब तो उसकी जान ले लेगा। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया। अगर सिकल सेल एनीमिया में आप देखें, सिकल सेल एनीमिया में कंडीशन क्या है? ये है हेट्रोजाइगस, और दूसरा कौन है? अगर मान लो एक ही पिता की दो संतानें, ये F1 हाइब्रिड है, सपोज दैट ये F1 हाइब्रिड है। अब आपको मालूम है कि म्यूटेशन किसको हिट किया है? रेसेसिव एलील को, ठीक। कंडीशन क्या बन रही है? कोई बात नहीं है। कंडीशन क्या बन रही है? कोई बात नहीं है। ये दो होंगे, ये एक होंगे, लेकिन इनकी कंडीशन क्या बन रही है? ये तो SCA से पीड़ित हो गया ना, कि डेथ हो जाएगी, एनीमिया होगा, मर जाएगा ये। अब आप देख रहे हैं कि होमोजाइगस कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि सेल्फिंग हुई है, सेम पेरेंट
की संतानों के बीच में सेल्फिंग करा दिया और होमोजाइगस कंडीशन हमको मिल गई। और म्यूटेशन किसको हिट किया है? रेसेसिव एलील को। एक एक चेन डिफेक्टिव है और ये हैं दोनों हाइब्रिड, लेकिन सेल्फिंग हो गया तो संतान कैसी आ गई? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस इस दुनिया से चली जाएगी या नहीं जाएगी? ये मर जाएगा क्योंकि सिकल सेल एनीमिया हो गया, बिकॉज ऑफ एनीमिक कंडीशन ये इस दुनिया से चला जाएगा। तो इसलिए म्यूटेशंस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वे सामान्य तौर पर लाभकारी नहीं होते हैं। इनका जो प्रभाव होता है ये सामान्य तौर पर रेसेसिव एलील को हिट करते हैं। इसीलिए रेसेसिव म्यूटेशंस का फिनोटाइपिक इफेक्ट तभी आता है उभर कर जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इसीलिए रेसेसिव म्यूटेशन व्हेन ब्रिंग द इफेक्टेड रेसेसिव एलील्स टुगेदर इन होमोजाइगस कंडीशन, दिस बिकम फैटल एंड cause the extinction of that organism from the population। इस पॉपुलेशन से वो ऑर्गेनिज्म विदा हो जाएगा और जो यहां पर डोमिनेंट एलील है उसका फिक्सेशन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं फिक्सिंग ऑफ जीन। तो एक जीन तो पॉपुलेशन में फिक्स हो गया, दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड और वो अगली पीढ़ी की संतानों में जाएगा। लेकिन जो रेसेसिव एलील वाला है वो तो मर गया ना, तो आगे की संतानों को बनाने में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? जब जिंदा रहेगा तभी तो रिप्रोड्यूस करेगा, तो मर गया, वो इस पॉपुलेशन से चला गया। तो इस प्रकार से सभी होमोजाइगस रेसेसिव इस पॉपुलेशन से विदा हो गए। इसीलिए इन ब्रीडिंग खतरनाक होता है। होमोजाइगस कंडीशन को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। होमोजाइगस कंडीशन अगर प्रमोट होगी तो ये निश्चित रूप से इसका बैड इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ेगा, पॉपुलेशन पर पड़ेगा। ये हमने आपको बताया। इसी को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। द रिडक्शन in quality and quantity due to inbreeding in homozygous condition is known as inbreeding depression। एक नया टर्म यहां पर आपको मिल रहा है, तो राइट डाउन अबाउट दैट। द रिडक्शन in quality and quantity of the offsprings due to inbreeding, ब्रैकेट में आप कर सकते हैं सेल्फिंग, is known as inbreeding depression। ये एक नया टर्म आपको मिल रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। द रिडक्शन इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी घटती है, दोनों चीजें। सेल्फिंग के कारण क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों घट रही है बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग। इट इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है। इसका बैड इंपैक्ट अगर आप देखें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज पर पड़ता है, इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ज़्यादातर लोग, आप लोग किसान के घर के हो, आपको पता है, घर में खेती जरूर होती होगी, तो आपको पता है कि किसान एक ही बीज को प्रतिवर्ष नहीं बोता है। अक्सर गांव के जो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो किसान हैं, वो कहते हैं कि भैया कोनो नया बीज लाए हो, कहीं हाँ कहीं नबकी बोए लियो, कहीं हाँ भैया कहीं अगली सलिया भी बोए लियो, लेकिन ओकरे बाद तिसरकी साल ना बोयो। वो कैसे है? कैसा न्यू सीड आपने इंट्रोड्यूस किया, सपोज दैट आपने न्यू सीड इंट्रोड्यूस किया, ये हाइब्रिड था, तो इसमें सेल्फिंग हो गई। सेल्फिंग तो होगी क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बनेंगे। आपने बीज बोया जो कि हाइब्रिड था, तो आपने बीज बो दिया न्यू सीड, तो इसका जो कैरेक्टर था कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इधर से पोलन लिया गया, इधर से आपने पोलन लिया, इधर से एग लिया, मतलब पिस्टिल से एग लिया, और इससे एक ही प्लांट के दोनों हैं, एक ही फ्लावर में हैं। तो कहने लगे कि साहब इनसे जो गैमीट बनेगा, अब इनकी जब सेल्फिंग होगी तो फिर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनेंगे? यही तो बनेंगे ना।
अब आप देखें तो जो हाइब्रिड है वो केवल 50% ही तो रह गया, 25% होमोजाइगस है और 25% ये होमोजाइगस है। तो किसान ने नया बीज खेत में बोया, F1 प्रोजेनी हाइब्रिड पैदा हुई। आप रोक नहीं सकते इसको, क्योंकि दुई पेड़ थोड़ो है कि एक दुई पेड़ कहो कि पोलन ग्रेन पकड़े रहो भैया, तू इनसे ना फर्टिलाइज करो, क्योंकि खेत में तो मास में कल्टीवेशन हो रहा है ना। बड़ी भाई लंबी चौड़ी फील्ड है, करोड़ों की संख्या में पेड़ है उसमें, तो किसको किसको पकड़ने जाएंगे भैया, तू आपस में क्रॉस ना करो, तू हाइब्रिड बनो, ऐसा कर पाएंगे? तो सेल्फिंग तो होगी, आप रोक नहीं सकते इसको। नेचुरल पॉपुलेशन में सेल्फिंग को आप नहीं रोक सकते, आपके बस की बात नहीं है। आप अधिकतम हीरो बन सकते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लेबोरेटरी में कैसे होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर्स, नए नए हाइब्रिड बीज कैसे पैदा किए जाते हैं, इसी चैप्टर में होगा और ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हाइब्रिड कैसे बनाए जाते हैं। तो लैब में क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स की तलाश की जाती है। तो ये एक प्रकार का फील्ड वर्क होता है। तो वैज्ञानिक जो ये काम करना चाहते हैं, पहले खेतों का भ्रमण करेंगे, उसमें देखेंगे यार ये वाली वैरायटी तो गेहूं की बहुत बढ़िया भैया, कहाँ से लाए हो? का कहीं हमको दे दो बीज थोड़ा सा, तो कहीं बीज ले आए हैं, उसको लेबोरेटरी में गमले में उगा दिया और दूसरे को गमले में। तो इसको क्या कहते हैं? सर्वे ऑफ सुपीरियर वेराइटीज़। जो सुपीरियर वेराइटीज़ हैं उनकी सर्वे हमने फील्ड वर्क कर लिया, एंड देन देयर कलेक्शन, उनको कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर इनके पेरेंट्स का हाइब्रिड करेक्टर चेक करते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं कि वो हाइब्रिड हैं कि नहीं है। टेस्ट क्रॉस से ये मालूम हो जाता है कि जो हम लेके आए हैं सीड वो हाइब्रिड है कि नहीं है। फिर उसका प्रोडक्शन देखते हैं कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी, उसका करेक्टर एस्टीमेट किया जाता है। बाद में फिर उसको सर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उस पर एक लाइसेंस मिल जाता है कि ये बीज हाइब्रिड वैरायटी का है। अब उसको अलग अलग कंपनी अपना पेटेंट करा लेती है, जैसे प्रो एग्रो वैरायटी होती है, आजकल सुने होंगे प्रो एग्रो वैरायटी के सीड्स आते हैं, या आपके नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में धान की नई नई प्रजातियां विकसित हो रही। कैसे? इसी प्रैक्टिस से। तो हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस आप समझेंगे आप कि क्या चीज़ होता है। कुल मिलाकर के आपने देखा कि किसान ने नए बीज को बोया, सेल्फिंग हो गई, F1 में 50% करेक्टर केवल मेंटेन रहा, ठीक है, यानी कि पैदावार जितनी यहां हो रही है, अगली बार अगर इनकी फिर सेल्फिंग करा देंगे, इनमें फिर सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे। तो यहां पर जो 50% था फिर रिडक्शन हो गया, अब 25% केवल हाइब्रिड बचेगा इसके मुकाबले। ये आपस में नहीं, आपस में देखो कहोगे साहब ये तो 50% है, लेकिन पैदावार अगर आप देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं में से तो 50% होमोजाइगस बन रहे हैं, तो हेटेरोजाइगस संख्या घटी कि नहीं घटी? तो हाइब्रिड फिर 50% घट गया, तो 100 का 50% कितना बचा? 50, और 50 का फिर 50% कितना बचा? 25%। तो तीसरी जनरेशन में 1/4 पैदावार होगी, 1/4। यहां पर कितनी? हाफ। यहां कितनी? 100%। तो कह रहे हैं कि साहब पहली पीढ़ी के पौधों को अगली पीढ़ी में आप बो सकते हैं, लेकिन पैदावार आधी हो जाएगी। अगली पीढ़ी में फिर आप बोएंगे तो पैदावार कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। तो पता लगा कि किसान एक बीघे में 4 बोरा गेहूं पैदा किया पहली जनरेशन में, अगली जनरेशन में खाली 2 बोरा मिला, और ओकरे अगली जनरेशन में खाली 1 बोरा मिला गेहूं। तो कह देंगे कि भैया ये आपकी पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई, गेहूं मार गया, चिड़िया के चोंच जैसा हो गया, चिड़िया के नाखून जैसा हो गया, गेहूं पतला पतला झिर्रीदार, गेहूं बढ़िया नहीं पैदा हुआ। कहीं का है, कहीं काव कह रहे हो, कहीं वही बीजवा जो पहले लाए रहे वो कहा आपकी फिर बोए दिहन, कहीं ये तो गलत किया है। तो उसको क्या करना है कि आपको इस साल नया बीज लाना चाहिए था। तो किसान अक्सर प्रैक्टिस करते हैं कि एक बीज को दूसरी साल तो बो लेते हैं, लेकिन तीसरी साल वो खुद ही नहीं बोते हैं, भले पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो उस बीज का इस्तेमाल नहीं करते, उनको पता है कि पैदावार घट जाएगी। ये है हाइब्रिड करेक्टर का मेंटेनेंस। प्रति जनरेशन 50% उसके यील्ड में रिडक्शन हो जाता है, इसलिए इन ब्रीडिंग को प्रमोट करने वाली प्रैक्टिसेज को बंद किया जाए। अब आप तक समझ गए होंगे कि इन ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है। इतनी सारे डिस्कशन करने के बाद इसके विरोधी को हम पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है? आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग पढ़ने के बाद अब किसकी बात करेंगे? आउट ब्रीडिंग की बात करेंगे। मिटा दे रहे हैं सारा ये। आउट ब्रीडिंग क्या चीज होता है? आउट ब्रीडिंग में हम हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट करते हैं।
आउट ब्रीडिंग में हम किसको प्रमोट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को हम प्रमोट करते हैं। बात कर रहे हैं किसकी? आउट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। सीधे हम डेफिनेशन पे आते हैं तो बोलेंगे इसका जस्ट उल्टा, इन ब्रीडिंग का जस्ट उल्टा है द क्रॉस बिटवीन the two organisms which are distantly related, जिनके बीच दूर का संबंध है। ठीक है, द क्रॉस बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स विच आर डिस्टेंटली रिलेटेड, जिनके बीच नजदीक का संबंध नहीं है, जिनके बीच दूरी का संबंध है, दूर के हैं, दूर दराज के। रिश्तों में दूरियां बहुत हैं, अच्छी बात है कि नहीं? रिश्तों में दूरियां होनी चाहिए, तभी तो रिलेशन बनेगा, है कि नहीं भाई? ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है? एक ही घर में विवाह तो होता नहीं है, अधिकतम मोहल्ले में हो जाएगा, एक गांव में होगा। ये भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा गांव से बाहर निकलो तो नदिया के किनारे मेरा गांव वाले में हो जाएगा, बीच में नदी है, इस गांव हम हैं, उधर वो हैं, इधर गुंजा है, उधर चंदन है कि नहीं? इतनो ना होए तो कहने लगे भैया जिला चेंज कर लो, तो और अच्छी बात है। जिला चेंज, इंटर डिस्ट्रिक्ट शादी हो रही है, नहीं यार, और थोड़ा बढ़ो तो इंटर स्टेट शादी हो रही है, कहने लगे नहीं यार अब देश बदल लो। क्या बदल ले? देश बदल लो। तो पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के कंट्री से लड़की आ गई और मोदी के कंट्री से लड़का हो गया, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे। तो शादियां क्या है? डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दिस विल प्रमोट द हाइब्रिड कैरेक्टर। राजीव गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, सोनिया गांधी जी से विवाह किया था, पप्पू पैदा किया है। यह हाइब्रिड हिंदुस्तान के लिए सबसे चैलेंजिंग मटेरियल है, जिनके बारे में अक्सर लोग चर्चा के दिमाग नहीं है, कम है दिमाग, लेकिन नहीं, हाईटेक पर्सन है। ये तो जबरदस्ती हम लोग पेपर की बात करते हैं ना, आप ब्रेन पे जाइए तो हाईटेक ब्रेन है, अच्छी क्वालिटी का है। समझ गए ना? ये क्या होता है? कह ले कि भाई डिस्टेंट रिलेशंस रखिए तो अच्छा है। ह्यूमन में हमारे यहाँ क्या होता है? शादी डिसाइड होती है कि किस खानदान से किस लड़की से करना है, लेकिन कबूतर में, कुत्ते बिल्लियों में, मधुमक्खी में, जितने भी नॉन ह्यूमन पॉपुलेशंस होते हैं, यहां पर रैंडम मेटिंग होती है। क्या चीज होती है? लड़की क्या कर रही हो? लेक्चर सुनो भाई, लिखना नहीं है कुछ, आपको वीडियो भी तो मिल जाता है ना एप्लीकेशन पर, तब लेक्चर ध्यान से सुनो। मैं कोई वो राहुल गांधी का विवाह नहीं करा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, शादी नहीं कराता, लेकिन ये कम से कम इसको समझो ना जो बता रहे हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज बहुत बढ़िया, बहुत मस्त चैप्टर है, मजा आता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं इसको। हाँ, तो कह रहे हैं कि साहब आउट ब्रीडिंग क्या हो गया? कह रहे हैं डिस्टेंट रिलेटिव्स में हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ये पॉसिबल है। वेदर इट इज पॉसिबल इन नॉन ह्यूमन पॉपुलेशन, इन नेचुरल पॉपुलेशन, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज रैंडम मेटिंग टेक्स प्लेस। रैंडम मेटिंग टेक्स प्लेस in non-human natural populations. This random mating, it is also known as panamixia. रैंडम मेटिंग को हम क्या नाम देते हैं? हाँ, रैंडम मेटिंग, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, आल्सो नोन एज, इट इज नोन एज पैनामिक्सिया। ये एक नया टर्म है, पैनामिक्सिया। पैनामिक्सिया का मतलब होता है रैंडम मेटिंग, जहां पर किसी भी पॉपुलेशन में एक रिप्रोडक्टिव मेंबर किसी भी रिप्रोडक्टिव मेंबर से मेट करने के लिए स्वतंत्र है, उसको हम रैंडम मेटिंग कहते हैं। द केस इन विच the every reproductive member
reproductive member has equal chance to mate with each other. ये है, कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन में, जो कि नॉन ह्यूमन और नेचुरल पॉपुलेशन है, उसमें रैंडम मेटिंग होती है, पैनामिक्सिया होता है। पैनामिक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एक पॉपुलेशन में सभी रिप्रोडक्टिव मेंबर्स के पास एक दूसरे से मेट करने का इक्वल चांस है। कोई रूल नहीं है कि नहीं इनकी और इनकी ही मेटिंग होगी, नहीं, देयर इज नो रूल, देयर इज नो रिलेशनशिप। तो कोई किसी के साथ भी मेट कर ले रहा है। टेक्निकल जेनेटिकल लैंग्वेज में हम इसी को पैनामिक्सिया या रैंडम मेटिंग कहते हैं। ध्यान रहे कि जिन पॉपुलेशंस में रैंडम मेटिंग होती है उनका इवोल्यूशन फास्ट होता है, उन्हीं में नई स्पेसीज जनरेट होती हैं रैंडम मेटिंग होने पर, क्योंकि न्यू कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। वहां पर आपको हाइब्रिड भी मिल सकते हैं और होमोजाइगस भी मिल सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं, ये बाई चांस की बात है। लेकिन अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं तो इवोल्यूशन बहुत तेज होगा और तेज होगा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में जैसे मनुष्य ने करा दिया, नई नई स्पीसीज जनरेट कर दिया कि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ने इस साल धान की ये प्रजाति पैदा किया है, तो 6 महीना बाद नई प्रजाति पैदा कर दिया, तो 6 महीने में इतना तगड़ा इवोल्यूशन की स्पीसीज ही चेंज हो जाए जो कईयों हजार लाखों वर्ष में नहीं हो पाया, उसको 1 साल के अंदर पूरा कर दिया आदमी ने। तो ये कौन सा इवोल्यूशन है? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन है, जहां पर एंथ्रोपोजेनिक का मतलब एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है, मनुष्य के द्वारा मैन मेड इवोल्यूशन। ये फास्ट होता है। अरे भाई, बैक्टीरिया की ये स्ट्रेन ने दूसरे से क्रॉस करा दिया, जर्मन शेफर्ड का क्रॉस लेब्राडोर से करा दिया, लो 4 महीना बाद लो नई एक प्रजाति पैदा हो गई, रेस पैदा हो गई। ये क्या है? ये मैन मेड है, हमने एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराया है। अगर मनुष्य इन्वॉल्व ना हो, पॉपुलेशन अपने आप मेटिंग अगर करे, तो इस पॉपुलेशन में एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी, दैट इज नोन एज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम वहां पर स्टैब्लिश करेगी। इस पर चर्चा हम करेंगे, अलग चैप्टर होगा ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पर। तो रैंडम मेटिंग हो रही है यहां पर, बात समझ गए ना? और यहां पर कोई सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं हो रही है। तो इनमें फिर हार्डी-विनबर्ग रूल लगाया जाता है, उनके हाइब्रिड का परसेंटेज निकाला जाता है कि कितने % चांस है, यानी कि जीन फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। इस पर चर्चा हम करेंगे, उस सेपरेट चैप्टर होगा ये, नहीं तो इससे हम ट्रैक से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आउट ब्रीडिंग का मतलब अब आप समझ चुके हैं। आउट ब्रीडिंग से हाइब्रिड पैदा होते हैं। कौन होते हैं? हाइब्रिड्स पैदा होते हैं। तो लिखो, आउट ब्रीडिंग रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। आउट ब्रीडिंग से क्या पैदा होगा? आउट ब्रीडिंग रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड्स। आउट ब्रीडिंग से हाइब्रिड्स पैदा होते हैं which are superior in quality and quality as well, quantity। कह रहे हैं कि साहब अगर आउट ब्रीडिंग होती है तो संतानें हाइब्रिड पैदा होती हैं, और हाइब्रिड संतानें क्वालिटी और क्वांटिटी में कैसी होती हैं? सुपीरियर होती हैं। इतनी सुपीरियर होती हैं कि ये अपने माँ बाप से भी ज़्यादा सुपीरियर होती हैं, जैसा कि ह्यूमन पॉपुलेशन में हो रहा है। ह्यूमन पॉपुलेशन में तो हेट्रोसिस इसको कहते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ओवर देयर पेरेंट्स। जो हाइब्रिड संतानें हैं वो अपने माँ बाप से क्वालिटी और क्वांटिटी में सुपीरियर पैदा हो रही हैं, इस घटना को हेट्रोसिस कहा जाता है, या हाइब्रिड वीगर कहते हैं। हाइब्रिड वीगर, या इसी को हम हेट्रोसिस कहते हैं। ठीक, तो द सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, जो F1 हाइब्रिड हैं,
द सुपीरियरिटी ऑफ the F1 hybrids over their parents in quality, and quality is known as the hybrid वीगर, या एक नाम इसको और दिया जाता है, इट इज नोन एज हेट्रोसिस। दिस वन, इस टर्म को हम हाइब्रिड वीगर कहते हैं, या इसी को हेट्रोसिस कहा जाता है। जब संतानें अपने माँ बाप से सुपीरियर हों, आजकल की संतानें एकदम हाईटेक हो रही है कि नहीं? कहते हैं साहब ये जनरेशन गैप है, F1 से F2 में आ गए हैं, F2 से F3 में आ गए हैं। हमारे माँ बाप F1 में, हमारे माँ बाप पेरेंट थे, हम F1 में हैं, हमारी संतान F2 में है। अब जो F2 है ना, वो मोबाइल के तमाम सॉफ्टवेयर्स अच्छी तरह जानते हैं, वो एप्लीकेशन अच्छे तरीके से जानते हैं उसका, हम नहीं जानते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, मुझे अपनी संतान से सीखना पड़ता है। ये क्या है? सुपीरियरिटी ऑफ, अरे भाई उसकी एज के जब हम थे तो ABC ये सब सीख रहे थे। इंग्लिश में लिखना नहीं आता था हमको, क्योंकि कक्षा 5 तक हिंदी मीडियम पढ़े थे। 6 में जब गए तो अंग्रेजी पढ़ने का मौका लगा तो ABC सीखे। आज का बच्चा साले को स्कूल जाना ही नहीं है, उसके पहले वही ABC रट लिया है। और अगर कॉम्प्लान मॉम है तो कॉम्प्लान मॉम ने उस बच्चे को बेटा व्हाट्स योर फादर्स नेम जरूर सिखा दिया, तो बच्चा फादर्स नेम बोलता है। व्हाट्स योर ग्रैंड मदर्स नेम, व्हाट योर ग्रैंड फादर्स नेम, ये सब बता देता है बच्चा। उससे पूछिए बेटा टंग, नोज, तो वो सब बता देता है। ये साला हम लोगों को कक्षा 5 पास कर लिए थे, पता ही नहीं था। कक्षा 6 में गए तो कक्षा 6 में भी अंग्रेजी बहुत मुश्किल से आई। 7 में हमारे इंग्लिश के टीचर ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि बुखार आ गया। उसका कारण ये था कि हमको ये नहीं पता था कि अगर C, A और T मिला दे तो इसको कैट काहे पढ़े, हमें पता नहीं था। तो स्पेलिंगिया कहते थे पढ़ो, तो हम कहते थे CAT, कहता था बोलो नाम, तो बोल नहीं पाते थे कि इसको कैट कहा जाता है। एलिफेंट स्पेलिंग अलग अलग लेटर बोलते थे, उसको मिला के बता नहीं पाते थे कि काहे इसको हिंदी में कैसे लिखें। और बढ़िया रूल था, और इंग्लिश का टीचर अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया था। उस दिन मारा गिरा के मुझको क्लास में, विधिवत मारा। मुझे फीवर आ गया था, पीठ पर सब लाल लाल निशान। कक्षा 7 में त्वचा कोमल थी, आपका होता तो मारो सरो तुम मारा हम। तो पहले के समय में साहित्य का मार खा गए तो खा गए। पिताजी हमारे बहुत उजड़ टाइप के थे। घर पे आए, देखे हमारे गोरे चिट्टे बेटे की पीठ में लाल लाल निशान। कहें कौन मारा? बताया हमने RR पांडे ने मारा। कहें चलो बैठो साइकिल पर। बैठे, लठ ले लिया मोटा सा एक, पहुंच गए। वो मास्टर स्कूल छोड़ के भाग गया। 2 दिन उसको रखवाली उसकी कि कहाँ है, उसको मार डालेंगे। ऐसे मारा जाता है बच्चे को, पढ़ाने के लिए मार डालेंगे क्या? वो टीचर गलत किए थे, वो फ्रस्ट्रेट थे, घर में झगड़ा करके बाद में पता लगा कि उनकी हिस्ट्री पता करके तो मेरा रूस मार खाए कह रहे हैं। ये स्थिति थी। तो उस समय हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता था। लेकिन आज का बच्चा जो है कक्षा 7 में, देखिए टनाटन क्या बढ़िया कर्सिव राइटिंग में इंग्लिश लिखता है। वो कंप्यूटर का नॉलेज है साहब। हमारा बच्चा हमसे कहता है ज्यादा बोलोगे तुम्हारा मोबाइल हैंग कर देंगे। हैं? ये क्या है? ये सुपीरियरिटी है। यही ये जनरेशन गैप है, बच्चों में हाईटेक होते जा रहे हैं। वो हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। और आज देखिए अब इनके आगे वाली जनरेशन में और हाईटेक हो जाएगा। हो सकता है कि आदमी को हम मरने ही ना दें, काम चल रहा है कि मरे ना दें आदमी को। पता कर ले वो जीन जो जिम्मेदार है सेनेसेंस और एजिंग के लिए, डेथ के लिए, उस जीन को करेक्ट करो, फाल्टी प्रोटीन ना बने। बस आजकल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, फाल्टी प्रोटीन ना बने। इस समय सेनेसेंस, डेथ, एजिंग पढ़ा रहे हैं MSc में। जी हाँ। तो वही हम बात कर रहे थे, हेट्रोसिस। सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर देयर पेरेंट इज नोन एज हेट्रोसिस और हाइब्रिड बीगर। ठीक है। अब कहते हैं कि साहब हाइब्रिड बीगर ना बने, हाइब्रिड ना बने तो इसका विरोधी कौन है? वो इनब्रीडिंग है, सेल्फिंग है। तो अगर किसान को अच्छी उपज लेना है तो हर साल या तो वो हाइब्रिड सीड खरीद कर लावे,
अन्यथा क्या होगा, अन्यथा उसमें हर जनरेशन पर 50% करेक्टर में नुकसान होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी में। हम उस पर जाएं और उसका निदान क्या है यह जानें, इसके पहले हम ये समझ लें कि आउट ब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है। तो टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग पर आइए चर्चा करते हैं। अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ द आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग के इतने प्रकार हैं। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 मेथड हैं आउट ब्रीडिंग के। आउट ब्रीडिंग इज ऑफ 3 टाइप: आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन्हें समझकर इस लेक्चर का अंत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस पर, आउट क्रॉसिंग पर बात कर रहे हैं। ये आउट क्रॉसिंग क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। व्हाट डू मीन बाय आउट क्रॉसिंग, समझिए इसको। आउट क्रॉसिंग, इसमें क्या होता है कि स्पेसीज एक ही है, सिमिलर। जैसे दोनों होमोसेपियंस हैं मान लो, तो इनकी जो स्पेसीज है, जीनस तो समान रहेगा, नहीं तो क्रॉस नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि साहब स्पेसीज इज सिमिलर, ब्रीड इट इज ऑल्सो सिमिलर। ये ब्रीड समझते हैं। जैसे होमोसेपियंस में नेपाल में रहने वाला नेपाली, अमेरिका में रहने वाला गोरा वाइट, और हम हिंदुस्तानी एशियाटिक। अगर देखें तो एक नेपाली खड़ा कर दो, बगल डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा कर दो, इधर नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दो, तो चेहरा मैच कर रहा है। क्यों? रेस अलग अलग है, ब्रीड अलग अलग है। कहेंगे वो विदेशी है, ये नेपाली है, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं? 46 तीनों में। जीनस तीनों होमो हैं, स्पेसीज तीनों सेपियंस हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस ऑफ ब्रीड। जैसे कुत्ते की बात करें, एक देसी कुत्ता है, दूसरा जर्मन शेफर्ड, तीसरा क्या, लेब्राडोर है। अब सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की सिमिलरिटी है, स्पेसीज अलग अलग है। स्पेसीज एक ही है, ब्रीड भी क्या है, ब्रीड अलग अलग है यहाँ पर। तो अगर जर्मन शेफर्ड का लेब्राडोर से कराएंगे तो क्रॉस ब्रीड होगा, लेकिन जर्मन शेफर्ड का जर्मन शेफर्ड से ही करा दें तो इसे आउट क्रॉसिंग कहेंगे। लेकिन कब करें कि स्पेसीज सेम है, ब्रीड सेम है, दोनों सेम है, लेकिन फिर डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस ये है कि बोथ पार्टनर्स डू नॉट हैव देयर कॉमन एंसेस्ट्री for previous 4 to 6 generations। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसीज सेम है, ब्रीड भी सेम है, तो फिर तो सिमिलरिटी हुई नहीं साहब। कह रहे हैं कि दोनों पार्टनर मेल और फीमेल, इनकी कॉमन एंसेस्ट्री पिछले 4 से 6 पुश्तों तक ना हो। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे मनुष्य में है, ह्यूमन पॉपुलेशन ले रहे हैं और आउट क्रॉसिंग समझाते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो कह रहे हैं कि साहब होमोसेपियंस दोनों हैं, जीनस भी सेम, स्पेसीज भी सेम और ब्रीड भी सेम। हिंदुस्तानी है, अंग्रेज नहीं है, नेपाली भी नहीं है, हिंदुस्तानी फैजाबादी है, फैजाबादी हैं। अब जरा इसको हम समझें, इसमें क्या चीज़ होता है। आइए इस केस को समझते हैं क्या होता है। मिटाएं इसको,
बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है आउट क्रॉसिंग का। एक गांव में राजेश और रमेश नाम के दो भाई थे। राजेश एंड रमेश, ये कौन थे? रियल ब्रदर थे। ये एक केस है, एक ही गांव में राजेश एंड रमेश, इनका विवाह हो गया। नाम नहीं लिख रहे हैं लड़की का। भाई एक ही लड़की से दोनों की शादी होगी नहीं, ये सगे भाई हैं, तो इनकी शादी कहीं से हुई और इनकी शादी कहीं से हुई। ठीक, खानदान डिफरेंट हो गया कि नहीं हुआ? भाई ये लड़की दूसरे खानदान की है, ये दोनों हम आपस में ब्लड रिलेशन है। इनकी जो संतान पैदा हुई वो लड़का हुआ। ठीक, इसका विवाह दूसरे खानदान की लड़की से हुआ। इनसे जो संतान पैदा हुई वो लड़का हुआ। इसका विवाह फिर दूसरे खानदान से हुआ। इसका विवाह, इनसे जो संतान पैदा हुई वो फिर लड़का हुआ। इसका विवाह दूसरे खानदान से हुआ। इनसे जो संतान पैदा हुई वो लड़का हुआ। जनरेशन गिन लीजिए, ये पेरेंटल जनरेशन है। ये कौन है? F1, F2, F3 और कौन सी जनरेशन आ रही है? F4। इसका विवाह करा दो, अब संतान कौन सी पैदा हुई? फिर लड़का पैदा हुआ। और इस जनरेशन को क्या बोलेंगे? F5। लेकिन ये सब एक ही गांव में है, गौवा छोड़ के थोड़ो गए हैं। अरे लड़की बाहर से आ रही है, गांव तो इनका अपने हैं, साहब तो घर गाँव के हैं ना। अब जरा इन्हें देखिए, आप यही काम इन्होंने किया। इनकी संतान लड़का, फिर विवाह, इनकी संतान लड़का, फिर विवाह, इनकी संतान लड़का, फिर विवाह। कितनी जनरेशन? P जनरेशन, F1, F2, F3, संतान लड़का, फिर विवाह, संतान F4 हो गया, लड़का, इसका विवाह, फिर संतान, अब पैदा हो गई लड़की। कौन पैदा हो गया? लड़की। एक ही गांव में है दोनों, एक ही गांव में है ना। कितनी जनरेशन का गैप हो गया? F4, F5। अब तक तो परिवार बढ़ चुके होंगे, 8-10 घर बन गए उस गांव में। बन गए कि नहीं बन गए? हर एक पीढ़ी में डिवीजन हुआ, दोनों ने अपना अलग अलग घर बना लिया, फिर अलग अलग घर बनाया, फिर तो 7-8 परिवार पैदा हो गए एक ही गांव में। ये हो गए आपस में पटीदार। क्या हो गए? गांवों में क्या कहते हैं? पट्टीदार कहते हैं। लेकिन कहेंगे घरे परिवार हुए हमारे, कहते नहीं कहते कि हमारे घरे खानदान हुए। कैसे? कहीं बाबा के दादा के ऊपर के वो सब एक में थे पहले। अब ये लड़की जो कि अल्ट्रा मॉडर्न हो गई है और ये लड़का ये भी अल्ट्रा मॉडर्न है। इसे पता है कि हमारे घर की लड़की नहीं है। गांव में अफेयर इन दोनों के साथ फिर शादी हो जाती है। अब इनकी जो संतान पैदा होगी वो आउट क्रॉस्ड कहलाएगी और इसे आउट क्रॉसिंग कहेंगे। अब देखिए, हमने डेफिनेशन जो दिया था वो क्या दिया था? हमने डेफिनेशन ये दिया था कि दो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी स्पेसीज सेम है, ब्रीड सेम है, परंतु उन दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री पिछले 4 से 6 जनरेशन की नहीं है। कॉमन एंसेस्ट्री कब थी? 5 जनरेशन पहले एंसेस्ट्री कॉमन थी, लेकिन अब जनरेशन गैप कितने जनरेशन का आ गया? 5 जनरेशन का। तो इनमें कितने खानदान का खून मिक्स हुआ, जरा देखिए। हाइब्रिडाइजेशन होता गया कि नहीं होता गया? तो अब तो ये पूरी तरह से अनरिलेटेड हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि एक जनरेशन में 50% हाइब्रिड करेक्टर आता है। तो आते 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 क्या हो जाएगा? कंप्लीट न्यू करेक्टर डेवलप हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? इसी को हम क्या बोलेंगे? आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। ठीक है, समझ गए ना? लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन गेट द फोटोग्राफ ऑफ दिस, वीडियो तो रहेगा ही। आउट क्रॉसिंग इसको कहते हैं। पिछले 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्ट्री ना हो, परंतु स्पेसीज सेम है और ब्रीड सेम है। सबको समझ में आ गया होगा? चलिए बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग पर। नेक्स्ट है दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। अभी भी गांव में क्या होता है? गांव की लड़की है तो मेरी बहन है, नहीं होता ऐसा? अरे लठ लेके निकल लेते हैं, गोली तक चला लेते हैं। गांव के लड़के जो दमदार होते हैं, कहे हमारे गांव की लड़की, तुमने उसको बुरी निगाह से देखा साले, गोली लो, धड़ाम धड़ाम। होता कि नहीं होता है?
अरे फाइटिंग शुरू हो जाती है हमारे गांव की लड़की, और यहाँ मोहल्ले में क्या होता है, शहर में अब बगल है कोई मतलब नहीं, जाओ साले तुम चाहे जो हो। रिलेशन का महत्व अगर आपको जानना है तो गांव चलिए, शहर में नहीं। वहाँ आपको दिखाई देगा कि जज्बाती होते हैं सबकी। मेरे गांव की लड़की मेरी बहन है, आँख उठा के देखा तो आँख निकाल लूँगा। ऐसे लड़के वहाँ अभी भी हैं जज्बाती, वो पढ़े लिखे भले ना, लेकिन इस मामले में एकदम हीरो हैं, सुपर। देख लेंगे, आ जाओ, तुमने हमारे गांव की लड़की को छेड़ा कैसे, मार डालेंगे सारे, गोली मार देंगे तुमको। ऐसा होता है वहाँ पर, बवाल मच जाता है। और शहर में सब अल्ट्रा मॉडर्न हो गए, मोहल्ले में ही शादी हो जाती है कि नहीं? हाँ। आप चलिए और बात करते हैं किसकी, क्रॉस ब्रीडिंग की। क्रॉस ब्रीडिंग ये क्या है? कह रहे हैं साहब स्पेसीज सेम है लेकिन ब्रीड डिफर कर रही है। आप कहेंगे जीनस कैसा रहेगा? जीनस तो सिमिलर रहेगा। जीनस कैसा है? जीनस सेम, क्योंकि स्पेसीज सेम है तो जीनस भी सेम होगा, परंतु ब्रीड अलग अलग है। कुत्तों में जैसे जर्मन शेफर्ड अभी हमने आपको बताया, और लेब्राडोर क्रॉस करा दीजिए। विपरीत नस्ल, अलग अलग नस्लों के बीच में कराते हैं, ठीक है। यहां पर ब्रीड डिफरेंट है तो इट इज नोन एज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग दो डिफरेंट ब्रीड के ऑर्गेनिज्म में, परंतु उनका जीनस और स्पेसीज सेम है। अब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये आउट क्रॉसिंग से अच्छे हाइब्रिड होंगे। ये आउट क्रॉसिंग से क्या होंगे? अच्छे हाइब्रिड पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि यहां तो ब्रीड चेंज हो गई है और वहां ब्रीड सेम थी, तो ज्यादा हेट्रोजाइगस कैरेक्टर कहां मिलेगा? है हाइब्रिड कैरेक्टर, इसमें मिलेगा। और नेक्स्ट है, ये दूसरा था, अब तीसरे की बात कर रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर क्या होता है? जीनस सेम, स्पेसीज डिफरेंट, तो फिर ब्रीड की कोई बातें नहीं जब स्पेसीज डिफरेंट हो गई। इसीलिए इसका नाम दिया इंटर स्पेसिफिक। अलग अलग स्पेसीज के बीच में क्रॉस कराया जाए तो इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कहते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन है? म्यूल, टाइगॉन, लाइगर, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। म्यूल जानते हैं, घोड़े और गधे की संतान, खच्चर। टाइगॉन में टाइगर मेल है और लॉयन फीमेल है। देखो लॉयन, देखो किससे है, इसको बनाओ हाइब्रिड इसका, देखो TIGER, टाइगर है, और यहां कौन है? लॉयन है, ठीक। अब यहां से क्या ले लिया गया? TIG, पहले जो लिखा है वो मेल है और जो बाद में हुआ वो कौन है? तो यहां से क्या ले लिया? ऑन। टाइगर मेल है और फीमेल लॉयन, इन दोनों के बीच में कराया गया क्रॉस, क्या कहलाएगा? टाइगॉन। लाइगर क्या होता है? लायन पहले है और टाइगर है। अब आप देखिए इसमें ये मेल है, ये फीमेल है, यहां से क्या लिया? लाई, और GER इधर से ले लिया, लाइगर हो गया। बात समझ रहे हैं ना? अगर आपको निकालने में परेशानी हो तो आप देख लीजिए कि क्या है पहले, ये लाइगर है, ये टाइगॉन है, और घोड़े और गधे की संतान म्यूल है, खच्चर है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। म्यूल इनफर्टाइल होता है, पता है आपको, समझ गए? इस प्रकार से आउट ब्रीडिंग कितने प्रकार की है ये कहानी हमने आपको समझा दिया सारी, ठीक है। अब इस आउट ब्रीडिंग का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम अपने अगले लेक्चर में इस चीज को आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आउट ब्रीडिंग। और इसी में हम चर्चा करेंगे पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्टिक सीड्स एंड देयर यूटिलिटी। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। एक लेक्चर और लगेगा जो कि अप्लाइड है इस पर, आउट ब्रीडिंग पर, बस काम हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।